अध्याय 17 की अंतःशिरसीय अध्याय। नाम सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, कितने हैं सिर के रोग? हाँ। और फिर जब चैप्टर खोलते हैं तो 5 शिरो रोग, 5 हृदय रोग, फिर वो 62 दोषों के कॉम्बिनेशंस, 18 तरह के क्षय। बाप रे। कंफ्यूजन होना और थोड़ा डर लगना नॉर्मल है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये चैप्टर कोई डरावनी लिस्ट नहीं है। ये पैथोलॉजी को समझने के लिए एक डिटेक्टिव्स गाइड है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि शरीर के अंदर चल रहे क्राइम सीन को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और असली कल्प्रिट यानी डोमिनेंट दोष तक कैसे पहुंचना है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये रोग चतुष्क का पहला अध्याय है और ये हमें एक डायग्नोस्टिक माइंडसेट देता है। अच्छा। इससे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अब हम रोग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसे समझ लिया तो आगे चिकित्सा स्थान एक केस फाइल की तरह लगने लगेगा, जिसे सॉल्व करना आसान होगा। तो चलिए, शौर्या बैंस में आपका स्वागत है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 17 की अंतःशिरसीय अध्याय को डिकोड करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है। शिरोरोग, हृदय रोग और खास तौर पर धातु क्षय के लक्षण पर 5 या 10 नंबर का सवाल पक्का बनता है। बिल्कुल बनता है। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए हाई यील्ड पॉइंट्स मार्क करने के लिए। चलिए, इस डिटेक्टिव गाइड के पहले क्लू से शुरू करते हैं। अध्याय का नाम। हाँ, कि अंतःशिरसी, ये आचार्य अग्निवेश का पहला सवाल था। सिर में कितने रोग होते हैं, इसी सवाल से इस अध्याय का नाम पड़ा। ये दिखाता है कि ये चैप्टर एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है। एग्जैक्टली। और ये सवाल शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में है। चरक ने शिर के महत्व को एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से समझाया है। और यहाँ आता है एक इम्पोर्टेंट श्लोका अलर्ट। ये श्लोका वाइवा और थ्योरी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। श्लोक है, प्राणः प्राणभृताम यत्राशितः सर्वेन्द्रियाणि चर यदुत्तमांग मांगाणाम शिरस्तद अभिधीयते। 12। इसका मतलब क्या हुआ? ये इफेक्ट होगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत शिरो रोग से होती है। अध्याय में 5 तरह के शिरो रोग बताए गए हैं, राइट? हाँ, और 5 ही तरह के हृदय रोग भी। क्लासिफिकेशन बहुत सिस्टमैटिक है, दोषों के आधार पर। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। एग्जाम के लिए वातज शिरोरोग अक्सर पूछा जाता है। इसके लिए कोई मेमोरी ट्रिक हो सकती है? बहुत सिंपल है। वात इज इक्वल टू पेन एंड मूवमेंट। अच्छा। तो इसमें शूल मतलब पेन, ब्रह्म मतलब डिजीनेस, कंप मतलब ट्रेमर्स, ये सब लक्षण मिलेंगे। आपको टीयरिंग पेन, जिसे भेद कहते हैं, या थ्रॉबिंग पेन, तोद, गर्दन में जकड़न, मन्यास्तंध, ये की पॉइंट्स लिखने हैं। ये तो शिरोरोग की बात हुई, पर आपने हृदय रोग का भी मेंशन किया था, जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। हाँ, करते हैं। क्या वहां भी वातज का कैरेक्टर ऐसा ही होता है? एक बेहतरीन सवाल। पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। जैसे वातज शिरोरोग में टीयरिंग पेन है, वैसे ही वातज हृदय रोग में श्लोक आता है, हृदयम तुद्यते स्फुटति। मतलब पियर्सिंग या फटने जैसा दर्द? बिल्कुल। और पित्तज हृदय रोग में दाह, बर्निंग सेंसेशन, तृष्णा। और कफज हृदय रोग में हृदय भारी मतलब गुरुत्व और पत्थर जैसा, अश्मीभूतम इव लगेगा। अरे वाह। पैटर्न ऑफ दोषास रिमेन्स द सेम, ओनली द लोकेशन चेंजेस। वाओ, ये कनेक्शन बनाने से तो याद रखना कितना आसान हो गया। अब एक क्लासिफिकेशन है क्रिमिज। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ पेट के कीड़े हैं? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मॉडर्न साइंस में हम इसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या सेरिब्रल एब्सिस जैसी कंडीशन से कोरिलेट कर सकते हैं। ओके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चरक ने तिल, दूध, गुड़ जैसी डाइट को इसका कारण बताया। मतलब अ हाई शुगर इन्फ्लेमेटरी डाइट। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये डाइट इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन का एक एंशिएंट मॉडल है, जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज पैदा कर सकता है। मॉडर्न साइंस आज हमें बता रही है कि कैसे गट माइक्रोबायोम और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो चरक हजारों साल पहले डाइट, इन्फ्लेमेशन और ब्रेन डिजीजेस के लिंक की तरफ इशारा कर रहे थे। ये तो एक आहा मोमेंट है। हाँ। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक कॉरिलेशन नहीं, एक डीप इनसाइट है। बिल्कुल। अब इस चैप्टर के उस हिस्से पर आते हैं जिसे देखकर स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। दोषों के 62 परम्यूटेशंस। हाँ, 62 का नंबर इंटिमिडेटिंग लगता है, पर ये आयुर्वेद के डायग्नोस्टिक जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। पर इसे समझे कैसे? इसे सिंपल फॉर्मूला से समझते हैं। फॉर्मूला है 25 वृद्धि मतलब इंक्रीज के, ठीक है। 25 क्षय मतलब डिक्रीज के, और 12 मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस
हो गए 62। आपको वाइवा के लिए 62 नंबर याद रखना है। अलग अलग पैथोलॉजिकल सिग्नेचर्स हैं, 62 अलग अलग क्राइम सीन्स हैं जिन्हें एक वैद्य को पहचानना होता है। बहुत सही कहा। इसमें से 13 सन्निपात और 12 विषम सन्निपात को समझना सबसे जरूरी है ना। हाँ, सबसे जरूरी। पहले त्रयोदश यानी 13 सन्निपात की बात करते हैं। ओके। ये 13 कॉम्बिनेशंस तब बनते हैं जब तीनों दोष एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन में। जैसे 2 दोष बहुत ज्यादा बढ़े, 1 कम, या 1 बहुत ज्यादा, 2 कम, और 1 में तीनों बराबर। लेकिन एक सवाल है, क्या तीनों दोषों के लक्षणों को मिलाकर लिख देना क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करता है? क्योंकि हर रोगी में तो कोई 1 या 2 लक्षण डोमिनेंट होते होंगे। हाउ डज अ डॉक्टर डिसाइड व्हिच दोषा टू टारगेट फर्स्ट इन अ सन्निपातजा केस? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। यहीं पर ये प्रोपोर्शंस काम आते हैं। अच्छा। ये हमें बताते हैं कि कौन सा दोष सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, यानी मेन कल्प्रिट कौन है। चिकित्सा उसी पर फोकस होती है। मतलब अ टारगेटेड अप्रोच। एग्जैक्टली। अगर पित्त मंद वृद्धि में है और वात का तीव्र वृद्धि में, तो हम पित्त को नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर हमारी प्राइमरी स्ट्रेटजी वात कफ को शांत करने की होगी। दिस इज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। वाओ, तो ये 13 कॉम्बिनेशन सिर्फ थ्योरी नहीं, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ये तो म्यूजिकल कॉर्ड की तरह है। 3 नोट्स है, पर आप जिसे सबसे जोर से बजाते हैं वही कॉर्ड का कैरेक्टर डिफाइन करता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। अब इसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। 12 विषम सन्निपात। यहाँ विषम का मतलब है इर्रेगुलर। हाँ, इसमें एक दोष बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, और तीसरा नॉर्मल है। ये पैथोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दोषों की क्वांटिटी ही नहीं, बल्कि उनकी आपसी दुश्मनी या दोस्ती भी पैथोलॉजी क्रिएट करती है। Is it about the relationship between the doshas? Exactly. It is all about the relationship. इसका एक क्लासिक उदाहरण है। बताइए। अगर कफ कम हो जाए, मतलब क्षय हो, और वात बढ़ जाए, वृद्धि हो, तो वो नॉर्मल पित्त को भी उसकी जगह से खींचकर शरीर में फैला देगा। तो इससे क्या होगा? इससे एक नया सिम्टम कॉम्प्लेक्स बनेगा। वात और पित्त के मिलने से शरीर में दा मतलब जलन और भेद मतलब तोड़ने वाला दर्द दोनों एक साथ होंगे। ये किसी सिंगल दोष का लक्षण नहीं है। राइट। और मुझे लगता है कि ये कम्प्लेक्सिटी ही क्षय या डीजनरेशन की शुरुआत है। बिल्कुल। जहां एक टिश्यू का डिप्लीशन दूसरी समस्याओं की जड़ी लगा देता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक साइंस ऑफ दैट। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। अध्याय में कुल 18 प्रकार के क्षय का उल्लेख है। 7 धातु, 7 मल, 3 दोष और 1 ओज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से धातु क्षय के लक्षण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे ज्यादा। लेट्स स्टार्ट विथ रसा धातु क्षया। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। इसमें रोगी को ऊंची आवाज सहन नहीं होती। श्लोक में कहा गया है, सहते शब्दम न। अच्छा। और थोड़ी सी मेहनत से भी धड़कन बढ़ जाती है, यानी हृद्रव, और अल्पचेष्टस्य अपि हृदयम तामिति। ये तो कार्डियक डिस्ट्रेस और हाइपरसेंसिटिविटी का अर्ली साइन हुआ। हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट, अस्थि धातु क्षय। इसके लिए एक मेमोरी लॉजिक है। अस्थि मतलब शरीर का ढांचा, द फ्रेम। सही। अगर अस्थि क्षय हो रहा है, मतलब शरीर का ढांचा कमजोर हो रहा है। तो क्या होगा? जो चीजें अस्थि पर निर्भर हैं वो झड़ने लगेंगी। जैसे बाल, नाखून, दांत। एग्जैक्टली। श्लोक में आता है, केश, लोम, नख, श्रमश्रु, द्विज प्रपतनम। और साथ ही जोड़ों में ढीलापन आ जाएगा, यानी संधि शैथिल्य। ये बिल्कुल लॉजिकल है। और शुक्र धातु क्षय। इसके लक्षणों में दुर्बलता मतलब दौर्बल्य, मुंह का सूखना, मुख शोष और नपुंसकता, क्लैब्य शामिल हैं। ये सीधे सीधे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ओवरऑल वाइटैलिटी के लॉस को दिखाता है। हाँ। धातु क्षय के बाद अध्याय में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, ओजस। ओजस। सिंपल शब्दों में ये सभी धातुओं का सार है, हमारे शरीर की सुप्रीम एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी। इसकी पहचान क्या है? चरक कहते हैं कि इसका रंग घी जैसा, स्वाद शहद जैसा और गंध भुने हुए धान जैसी होती है। मुझे याद है वाइवा में एक एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था कि ओज का क्षय और बल के क्षय में क्या फर्क है। ये तो बहुत ट्रिकी सवाल है। हाँ, उस वक्त मैं कंफ्यूज हो गया था। तो क्या फर्क है? इस चैप्टर से ये क्लियर होता है। ओज इज द फाइन एसेंस, द मास्टर फ्यूल, जबकि बल इज इट्स फंक्शनल आउटपुट। अच्छा। आप बल टेम्पररी खो सकते हैं,
जैसे बुखार के बाद, लेकिन ओज का क्षय होना एक सिस्टेमिक क्राइसिस है। और इसी सिस्टेमिक क्राइसिस का एक बड़ा उदाहरण मधुमेह है, जिसे ओजोमेह भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि इसमें ओज का मूत्र के द्वारा क्षय होता है और चरक कहते हैं कि अगर मधुमेह को निग्लेक्ट किया जाए तो 7 तरह की पिंडिका मतलब कार्बनकल्स या डायबिटिक बॉयल्स हो सकती हैं। उनके नाम क्या है? शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलाजी, विंता और विद्रधि। ये सब सीवियर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में कॉमन होते हैं। इसमें से विद्रधि यानी एब्सेस 2 तरह का हो सकता है, बाह्य एक्सटर्नल और आभ्यंतर इंटरनल। इंटरनल एब्सेस तो बहुत ही गंभीर स्थिति होगी। बिल्कुल। अब इस पूरी पैथोलॉजी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दोष शरीर में ट्रैवल कैसे करते हैं। और यहीं पर दोष गति का कॉन्सेप्ट आता है। इसे समझने के लिए ट्रैफिक लेन वाली एनालॉजी बेस्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। दोष गति के 3 सेट्स हैं। हर सेट में 3 प्रकार हैं। पहला सेट है अवस्था यानी स्टेट के आधार पर, क्षय, स्थान और वृद्धि। मतलब ट्रैफिक कम है, नॉर्मल है या जैम लगा हुआ है। एग्जैक्टली। दूसरा सेट है दिशा, डायरेक्शन के आधार पर, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। मतलब ट्रैफिक सही दिशा में जा रहा है या यू टर्न ले रहा है या गलत लेन में घुस रहा है। और तीसरा सेट है मार्ग, पाथवे के आधार पर। कोष्ठ, जीआई ट्रैक्ट, शाखा, पेरिफेरल टिश्यूज और मर्म अस्थि संधि, वाइटल ऑर्गन्स, बोन्स, जॉइंट्स। ये बताता है कि ट्रैफिक हाईवे पर है, सर्विस लेन में है या किसी सेंसिटिव वीआईपी जोन में घुस गया है। वाओ, इस एनालॉजी से तो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसी से रोग का प्रोग्रेशन और प्रोग्नोसिस पता चलता है। बिल्कुल। तो इस तरह हमने इस डिटेक्टिव गाइड के सभी टूल्स को समझ लिया है। हाँ, अब केस फाइल को क्लोज करने का समय है, यानी अध्याय का सारांश। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय का सार, अध्याय संग्रह 3-4 हाई यील्ड पॉइंट्स में क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, ये अध्याय रोग चतुष्क की नींव है। ये हमें सिखाता है कि रोगों को डायग्नोस कैसे करें, स्टार्टिंग विद द बॉडीज कमांड सेंटर्स, सिर और हृदय, हेड एंड हार्ट। जी। दूसरा इसका कोर प्रिंसिपल है दोष विकल्प। वो 62 कॉम्बिनेशंस सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि पर्सनलाइज्ड डायग्नोसिस का एक एडवांस्ड फ्रेमवर्क है। ये बताते हैं कि हर रोगी यूनिक है और उसका ट्रीटमेंट भी यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा, धातु क्षय के लक्षण प्रैक्टिकल डायग्नोसिस के लिए गोल्डन कीज हैं। अच्छा। हाँ, ये हमें बताते हैं कि डिजीज प्रोसेस बॉडी टिश्यूज को कैसे अफेक्ट कर रहा है। इन्हें समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट, ओज, मधुमेह पीड़िका और दोष गति जैसे कॉन्सेप्ट्स पैथोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए एसेंशियल हैं। ये हमें बताते हैं कि डिजीज की सिवियरिटी और फ्यूचर पाथ क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। इन पॉइंट्स को याद रखने से पूरा चैप्टर रिवाइज करना आसान हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है अध्याय थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लॉजिक और कनेक्शंस के साथ पढ़ने से सब याद रहेगा। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, स्मार्ट तरीके से रिवाइज करो। सौर्या बैम्स का माइंडसेट यही है, टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट मेमोराइज। और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक सफल वैद्य बनने के लिए है। बिल्कुल। तो एक आखिरी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। हमने इस पूरे अध्याय को पैथोलॉजी की डिटेक्टिव गाइड की तरह देखा। सोचिए, एक वैद्य जब नाड़ी पकड़ता है तो क्या वो असल में इन्हीं दोषों की गति, उनके कॉम्बिनेशंस, उनके मार्ग को फील नहीं कर रहा होता? बहुत गहरा सवाल है। नाड़ी परीक्षा शायद इसी कॉम्प्लेक्स साइंस का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस पर विचार जरूर करना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। ऑल द वेरी बेस्ट।